नमस्कार, मैं सोहन सिंह। आप देख रहे हैं बीपीटीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबरें कोरोना अपडेट के साथ। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब खत्म होता दिख रहा है। वहीं मौत के मामले अभी भी टेंशन देने वाली है। देश में कोरोना के 70 दिनों में सबसे नीचे स्तर पर देखा गया और 80,332 नए केस मिले हैं, जो 70 दिनों में सबसे कम है। वहीं इस दौरान मौत की आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही। 4,000 से ऊपर आज भी मौत हुई है। आपको बता दें कि बीते 70 दिनों में सबसे कम केस आए हैं। 4,000 से अधिक लोगों ने लेकिन जान गंवाई है। और गौरतलब है कि जो भी कोरोना की केसेज आ रही है उसमें अभी घटती नजर आ रही है। वहीं देश में 11 लाख से नीचे आ गई है कोरोना केस के एक्टिव संख्या। और कोरोना के से आप निजात पा रहे हैं, छुटकारा पाएंगे, जल्द ही छुटकारा पाएंगे। और जो भी कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं उन अभी सावधान रहे। देश में 24 घंटे में कोरोना के से 4,002 लोगों की मौत हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं देखा जाए तो अभी देश में कोरोना से मरने वालों की कुल आंकड़ा 3,67,081 पहुँच चुका है। और भारत में खत्म होने को दिख रहा है कोरोना वायरस का कहर, क्योंकि संख्या में लगातार घटती नजर आ रही है। देश में कोरोना के कुल मामले की संख्या पहुंची है 2.93 करोड़ के पार। 2.93 करोड़ के पार कोरोना की कुल संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन रिकवरी रेट अधिक हो गई है, रिकवरी हो रही है। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 10,80,690 है। वहीं 24 घंटों में कोरोना की संख्या बहुत ही कम हुई है और देश में अब तक 2,79,11,334 कोरोना मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि देश में रिकवरी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, रिकवरी हो रही है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 95.7 हुआ है। पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ गई है। तो ये खुशखबरी है हमारे देश के लिए। अच्छी बात है कि हमें कोरोना से निजात पा रहे हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर में। और अगली खबर, वहीं दूसरी खबर भारत में कोरोना के कारण डॉक्टर्स की मौत से लेकर है। भारत में कोरोना के कारण डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा जान गई है। भारत में देखा जाए तो सेकेंड वेव के दौरान 719 डॉक्टर की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं सबसे ज़्यादा मौत की संख्या बिहार में है। बिहार में डेथ टोल की संख्या डॉक्टर्स की 111 पहुंच चुकी है। और इसके बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की मौत की मामला न्यू दिल्ली में देखी जा चुकी है, जो 109 है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर्स की मौत की संख्या में वृद्धि देखी गई। कुल मौत की संख्या 719 हो चुकी है। बिहार में 111 मौत हुई है। न्यू दिल्ली में 109 मौत हुई है डॉक्टर्स की कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण। वहीं 79 डॉक्टर्स की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में और 63 डॉक्टर की मौत हुई है वेस्ट बंगाल में। डॉक्टर दिन रात मरीजों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें अपना जान गंवाना पड़ रहा है इलाज करते समय। और कुल 719 डॉक्टर मर चुके हैं। वहीं अभी तक आपको बता दें कि 3,67,081 डॉक्टर हैं जो कोविड-19 की महामारी का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर का कर्तव्य होता है मरीजों को जान बचाना और डॉक्टर प्रयत्न लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच उनकी भी जाने जा रही है। शमशान में लाशों को जलाने के लिए लाइनें लगाने पड़ रही है। कुल 3,67,081 कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं डॉक्टर, लेकिन उनमें कई का रिकवरी हुई है। वहीं 719 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। अगली खबर पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी है। 6 महीने से पिछले तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देख रही है। वहीं तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम शनिवार को लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की, जिससे दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल पहली बार 96 रुपये प्रति लीटर पार कर चुका है। देश में 4 बड़े महानगरों में देखें तो आज पेट्रोल 27 पैसे तक बढ़ा, वहीं डीजल 24 पैसे तक महंगा हुआ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर 96.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है। 23 रुपये महंगा होकर 86.98 रुपये प्रति लीटर हो गया है। देखा जाए तो एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है, उसी तरफ महंगाई ने भी कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने का तेल का भी दाम कोई कम नहीं है, उसका भी दाम लगातार बढ़ रही है। और
कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहकों को बहुत ही परेशानी हो रही है। इस कोरोना के काल में ऐसे महंगाई झेलना पड़ रहा है। कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल के चलते किल्लत आ चुकी है, लेकिन गाड़ियां चलना बंद नहीं हो रही। गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहीं देखा जाए तो गाड़ियों की 4 व्हीलर्स की गाड़ियां बिकने में उनकी दर जो है घट रही है। उनका जो है संख्या कमी है। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनको घाटे का शिकार करना पड़ा है, क्योंकि उनका गाड़ियां बहुत ही कम बिकी है इस वर्ष। अगली खबर है पीजीआई से जुड़ी हुई। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर पंजाब के सीएम से गुपचुप दोस्ती का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि पीजीआई में पंजाब के स्कूलों को पहला स्थान मिलने के बाद मनीष सिसोदिया का ये बयान सुनिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने देश में सरकारी स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मोदी जी ने कहा है कि देश में पंजाब के सरकारी स्कूल सबसे शानदार हैं और दिल्ली के स्कूल बेकार हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल बेकार हैं, लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। ये मोदी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ये रिपोर्ट बताती है जिसमें मोदी जी पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 सरकारी स्कूल बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी और कैप्टन साहब की जुड़वां दोस्ती इस समय पंजाब के चुनावों में चल रही है। ये पंजाब के चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है, कुछ समय पहले। और जैसा मैंने कहा कि इसमें पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में सबसे शानदार सरकारी स्कूल बताया गया है और दिल्ली के स्कूलों को बहुत नीचे रखा गया है, सरकारी स्कूलों को। तो साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। पिछले पंजाब के चुनाव से पहले भी मोदी जी का आशीर्वाद मिला था कैप्टन साहब को, और ताकि कैप्टन साहब वहां जीतें, और इस बार भी उसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी गई है। और यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जिस समय पंजाब के आम जनता अपनी सरकार से पूछ रही है, भाई 5 साल आपने सरकारी स्कूलों में क्या किया? आपने सरकारी स्कूल ठीक क्यों नहीं कराए? आपने सरकारी स्कूलों की क्वालिटी ठीक क्यों नहीं कराई? वैसे में पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की पूरी तरह से। जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल हैं। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे तमाम मजबूरी के बावजूद भी आज मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। उनसे पूछो कि पंजाब के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। उनसे पूछो, उन पेरेंट्स से पूछो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जिनके बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती बल्कि शराब की फैक्ट्री पाई गई है। और मैं ये हवा में बात नहीं कह रहा, आप 2 दिन पहले की खबर देख लीजिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है। और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पंजाब सरकार कहती है कि हमसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और प्राइवेट सेक्टर को सरकारी स्कूल चलाने के लिए दे दिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल, कैप्टन साहब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। कैप्टन साहब ने 800 सरकारी स्कूल बंद किए पिछले 2-3 साल में।
800 पंजाब के 800 सरकारी स्कूलों को कैप्टन साहब बंद कराते हैं और जो चल रहे हैं उनमें से कितनों को प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। तो ये तो पर्दाफाश कर रहा है कि किस तरह से पर्दे के पीछे मोदी जी पूरी तरह से कैप्टन साहब को आशीर्वाद देके चल रहे हैं और देश के एजुकेशन के साथ मजाक करने वाले, सरकारी स्कूलों के साथ मजाक करने वाली पंजाब की सरकार, कैप्टन साहब सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और उसको देश में नंबर 1 बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मोदी जी की उस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो उसके सच को भी समझेंगे। मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की, पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी करने शुरू कर दिए कि भाई देखो मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकारी स्कूल नंबर 1 है। कैप्टन साहब बताना चाहिए उनको कि 800 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं मोदी जी, फिर भी मोदी जी नंबर 1 बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को सौंप दिया है, सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, फिर भी पंजाब के स्कूल नंबर 1 है। तो ऐसा आशीर्वाद मोदी जी दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में काम के नाम पे, ये सबके सामने है। मुझे आज इसी के सामने इसी के बारे में बात रखनी है। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ने के साथ बात करते हैं आज की मौसम समाचार पे। यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक अब मानसून का असर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अगले 1-2 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की थी और मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिम बंगाल के हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश का आसार बताया था। वहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया था। बिहार में अभी भी बारिश हो रही है, आज भी बारिश हुई थी और अगले 2 दिनों तक बारिश का आसार देखा जा रहा है। अभी मानसून जो है एक जगह से दूसरी जगह भारत में बढ़ते चला जा रहा है। राज्यों में बारिश की असर देखने को मिल सकती है और फिलहाल कुछ दिनों पहले भी महाराष्ट्र में बारिश हुई थी मूसलाधार और अब मुंबई से मानसून दूसरे राज्यों में प्रवेश कर रही है। वहीं यूपी से बिहार तक बारिश का आसार देखा जा रहा है और कुछ घंटों तक बारिश हो रही है। रोड पे भी बारिश के पानी जो है जमा हो जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं मौसम में भी मानसूनी हो चुकी है और अभी ठंड गर्मी से राहत देने का काम कर रही है। तो बारिश जो है अभी 1-2 दिन तक हो सकती है। बारिश के कारण सड़कों पे पानी जमा हो जा रहे हैं जिससे वाहन के पहिए पानी में डूब जा रहे हैं। इतना पानी जमा हो जा रहे हैं कि उनके पहिया डूब जा रहे हैं। मतलब कि अभी भी नाले की सफाई में ध्यान देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा होने का मतलब है कि नाले सही नहीं है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। कोरोना से परेशान लोग वैक्सीन छोड़कर अंधविश्वास की दुनिया में, आस्था की दुनिया में चले गए। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ में ग्रामीण इलाकों में बनाया गया कोरोना माता का मंदिर। इसे अंधविश्वास नहीं तो क्या कहे। लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए आस्था के राह पर चलकर यूपी के प्रतापगढ़ में एक छोटे से गाँव में कोरोना माता का मूर्ति का स्थापना कर दी। हैरानी तो तब हुई जब इस बात की ग्रामीण मंदिर में सुबह दर्शन पूजन करने के लिए भीड़ पहुंचने लगी। हालांकि मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। लोग कतार में लगकर संक्रमण से बचने के प्रति जागरूकता का संदेश भी दे रही है और वहीं प्रशासन आकर लोगों को इसके बारे में बताए कि आप लोग ये सब काम मत कीजिए, इससे कोरोना संक्रमण और होगा। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, वैक्सीन लगवाइए, पूजा पाठ करने से कोरोना दूर नहीं होगा। वहीं खबर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर को हटवा दिया है और लोगों से अपील की है कि वे ऐसी काम न करें। और ये कोरोना माता कोई भगवान नहीं है, कोरोना कोई भगवान नहीं है जिसे आप पूजा करके अब भगा रहे हैं। अगली खबर कोरोना पे लगने वाले जीएसटी बिल से आ रही है। 44वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से पहले जीएसटी बिल 5% लग रहे थे कोरोना वैक्सीन पे, उसी तरह अभी भी कोरोना वैक्सीन पे 5% जीएसटी लगते रहेंगे। वहीं सेंटर 75% वैक्सीन को खरीदा है और उन्होंने भी 5% का टैक्स का भुगतान किया है। वहीं उन्होंने भी ये भी बताया है कि जीएसटी से 70% की कमाई स्टेट के साथ शेयर की जाएगी और उन्हें सहायता मिलेगा। वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है तरुण बजाज, उन्होंने मीडिया के साथ ये जानकारी साझा किया। उन्हें बताया कि जितने भी जीएसटी से सरकार की कमाई होगी उसकी 70% स्टेट के साथ इनकम शेयर की जाएगी, जिससे स्टेट को वैक्सीनेशन में मदद मिलेगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के लिए चिंता जता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भारत सरकार को देना चाहते हैं कुछ खास निर्देश, उनकी बयान सुनिए। अब अपने को थर्ड वेव का डर है और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहाँ पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डेली रोज़ाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है उस वक्त 150 से 200 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की ज़रूरत अस्पतालों में होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत 150 टन के करीब होती है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है, सभी हॉस्पिटल्स का, HCL का, मारुति का, सभी इंजीनियर्स का, PWD का, मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में, महीने 1.5 महीने के अंदर आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं।
मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें समय काफी सहयोग मिला। मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है। केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और अगर आए तो हम इसी तरह से मिलके उसका भी सामना करें। भारत 370 से जुड़ी एक सनसनीखेज सामने आ रही है। दरअसल आर्टिकल 370 को लेकर दिग्विजय सिंह की ऑडियो टेप वायरल हो गई है। आपको बता दें कि क्लब हाउस चैट के दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करके कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। एक और जहां आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है, वहीं मुख्यमंत्री फरुल्लाह अब्दुल्ला इससे गदगद नजर आ रहे हैं। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आर्टिकल 370 को लेकर दिग्विजय सिंह की ऑडियो टेप वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के बयान सुनिए। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this of the triple bench, two judgments, which clearly state that this is a permanent feature now. But our political party in power in Delhi has a long-standing political statement of their party, not of the nation, of the party, that they will abrogate it, and they did this against the wishes of the people of the state. And all three regions opposed this rule. And we continue to do so against what they have done. And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well. And I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. And that can only be won if they reverse what they did on the 5th of August 2009.
वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर साधा निशाना और 370 को लगाने के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो। वहीं खबरों के सिलसिला के बीच एक सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर चुंबक बन जा रहा है। आपको बता दें कि आपने यदि यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए किस तरह से एक व्यक्ति जब वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिया तो उसके शरीर चुंबक जैसा बन गया। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है जानेंगे इस वीडियो में इस व्यक्ति की सच्चाई। दरअसल आपको बता दें वैक्सीनेशन के बाद मैग्नेट मैन होने का दावा कर रहे महाराष्ट्र के अरविंद सोनार मीडिया के रिपोर्टर से बातचीत की। 71 साल के अरविंद ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद ही उसका शरीर लोहे जो को आकर्षित कर रहा है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मीडिया के रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत की। अरविंद जी हैं जो कि नासिक से रहने वाले हैं। कई सारी चीजें हैं जो इनके शरीर से हम आज चिपकाने की कोशिश करते हैं और इसका सच क्या है, क्यों आए। मीडिया की रिपोर्टर्स रियलिटी चेक करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और चेक करने से पहले ये रियलिटी के लिए उनसे एक सवाल पूछी कि उन्होंने वैक्सीन की कौन सी डोज लगवाई थी और कब लगवाई थी। तो उन्होंने बताया कोविशील्ड की पहली डोज 9 मार्च को लगाई थी, वहीं दूसरी डोज 2 जून को लगवाई थी, जिसके 2-3 दिन बाद से उनका शरीर मैग्नेट की तरह हो गया है। वहीं जो भी चीज उनके शरीर में चिपकाया जा रहा है वो उनके शरीर से चिपक जा रहा है। चाहे बात किया जाए चम्मच की, सिक्के की या फिर और कोई लोहे की वस्तु की, चुंबकीय वस्तु की, हर एक चीज उनके शरीर से चिपक जा रहा है। उनके पसीने को लेकर संदेह किया गया कि पसीने से यदि उनके शरीर में चम्मच या कोई चीज तो नहीं सट जा रही। उसके बाद उनके पसीने को पोंछने को बोला गया और उन्होंने पसीने पोंछे। उसके तुरंत बाद उनके शरीर पे चम्मच सटाया गया। जैसे ही उनके शरीर पर चम्मच रखा गया चम्मच सटने लगा और उसके बाद चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे चम्मच लगातार चम्मच रखती गई और हर एक चम्मच उनके शरीर पे चिपकता गया। एक भी चम्मच उनके शरीर से नीचे छूटकर गिरा नहीं। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से हर एक चम्मच उनके शरीर से सट चुका है। चाहे आगे पेट की बात की जाए, छाती की बात की जाए या फिर पीठ पे, हर एक जगह पे चम्मच और बर्तने सट जा रही है। वहीं अब रिपोर्टर्स जो है उनके शरीर पे कुछ और चीजें चिपकाने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत की जा रही है कि ये चीज उनके साथ कब से हो रही है और वो कब हुई। और ये देखा गया कि चम्मच ही नहीं बल्कि कुछ और जैसे प्लेटें, उनके छोटे से थाली उनके शरीर से चिपक जा रहा है। कुछ सिक्के को भी चिपका कर देखा गया तो वो भी चिपक गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जब उनके शरीर में सिक्कों को चिपकाया जा रहा है, सिक्कों को तो उनके शरीर से गिर नहीं रहा है बल्कि उनके शरीर पे ही चिपक जा रहा है। ये चुंबकीय गुण क्या वैक्सीन लगवाने से आ जा रही है? आपने अभी जांच की या कभी पहले भी जांच की? पहले कभी
जांचा भी था कि आपके शरीर में चक्कर पहले से आपने जाना? वो बात ध्यान में ही नहीं आई। अरविंद का दावा अपनी जगह है, वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा वैक्सीन लगवाने से चुंबक नहीं बनता, ये असंभव है। चिपक गया, इसका मतलब ऐसा है कि इसकी कुछ दैवी शक्ति है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, ऐसा कोई नहीं है। कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबक जो अगर उसमें शरीर में चुंबक हो तो चुंबकीय पदार्थों को ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये तो नॉन चुंबक है, नॉन मैग्नेटिक है, तो फिर भी ये चिपक जाता है। वहीं ये मामला महाराष्ट्र सरकार के नजर में आ चुकी है और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामला की जांच करने की आदेश दिया है। दर्शनास आला असेल तर त्याची पूर्ण वैज्ञानिक आणि खऱ्या अर्थाने मेडिकल दृष्टिकोनातून सुद्धा पूर्ण आपण तपासणी करूया आणि त्यानंतरच त्याच्यावर योग्य ती टिप्पणी केलेली बरी। डीडी रिपोर्ट, बीपीडीएम न्यूज। शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोज को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे के हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।